नमस्कार, जय हिंद स्टडी भात में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेपर वन रैपिड रिवीजन सीरीज़। यानी कि पेपर वन जो है आपका वो फटाफट जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, टाइम बहुत कम बचा है। तो इतना टाइम नहीं है कि आप सारे नोट्स को, इतने लंबे लंबे नोट्स को फिर से पढ़ें, है ना। आपको वो रिवीजन चाहिए कि आपके शॉर्ट में सारी रिवीजन कवर हो जाए। तो मैं पेपर वन का आपको देखिए पहले डिटेल वीडियो में करवा चुका हूँ। पहले उसमें मैंने पेपर वन का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन अभी टाइम कम है, आपको पता है। तो इसलिए आपको मैं रिवीजन सीरीज़ के लिए आपको मैं पेपर वन पूरा शॉर्ट में कवर करूँगा, ठीक है। आप इसे पेपर वन शॉर्ट भी कह सकते हैं या इसे रिवीजन भी कह सकते हैं। हम पूरा पेपर वन को रिवाइज करेंगे लेकिन शॉर्ट में, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। तो सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। जिसमें से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे इसमें कवर कर दिए हैं। जो जो टॉपिक एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं। आप कोई बुक मत पढ़िए, कोई कुछ मत करिए, सिर्फ आप ये वीडियो देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। दूसरी बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको सिर्फ वीडियोस यहाँ पे फ्री देने वाला हूँ। पूरा आपको मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पेपर वन पूरा फ्री में कवर करूँगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कुछ बच्चे कहते हैं कि यार नोट्स प्रोवाइड करवाइए, तो नोट्स आपको वो परचेज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। उसका कुछ जो चार्ज होगा वो आपको देना होगा। तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 9888523440 9888523440। आप इस पर शॉर्ट नोट्स लिख के तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, तो आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो आप देखिए, इसको लिखते जाइए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। पूरा फ्री सीरीज़ चलेगा, इस पर कोई वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, पूरा वीडियो आपका फ्री चलने वाला है, सारा इसमें कोर्स कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप पे करके पीडीएफ ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर वन का लेक्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन आपको पता है, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जैसे पेपर वन के 10 यूनिट हैं, ठीक है, 1 से लेकर 10 यूनिट। तो देखिए 10 यूनिट में लिखा होता है सिलेबस के अंदर कि हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 क्वेश्चन किस में आएंगे? डीआई में और आपके कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। बाकी जो 8 यूनिट हैं, किसी में से 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी में से 3 आते हैं, किसी में 6-7 क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये दोनों को मिला के 14-15 क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। बाकी आईसीटी हो गया, साथ में यूनिट 4 हो गया हमारा, उसका कम्युनिकेशन वाला, है ना। तो उसमें देखिए जो है हमारा बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन टीचिंग और रिसर्च में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें, टीचिंग और एप्टीट्यूड ये 2 शब्दों से बना है। टीचिंग एप्टीट्यूड इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, यानी कि किन से बना है? ये 2 शब्दों से, टीचिंग और एप्टीट्यूड से। अब देखिए टीचिंग का मतलब क्या है? टीचिंग इन कंसर्ट शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच इज़ यूजली ऑर्गेनाइज विद ए डिसिप्लिन। यानी कि देखिए जो टीचिंग है वो शेयरिंग ऑफ नॉलेज से है। अब देखिए जिनके पास नॉलेज है, फॉर एग्जांपल देखिए टीचिंग कौन देता है? टीचिंग देता है टीचर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी कोचिंग सेंटर हो, चाहे कोई भी हो। जो टीचर है वो आपको टीचिंग देगा, वो आपको शिक्षण देगा अगर उसके पास जो नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज है, तो आपसे अपनी नॉलेज में आपको शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। यानी कि जब टीचर अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो उसे टीचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जैसे देखिए मैं आपको देखिए ऑर्गेनाइज करके बता रहा हूँ ना, जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, फिर बाद में रिसर्च करेंगे, ऐसे करते करते हम पेपर वन पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो ऑर्गेनाइज हो गया ना, कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलने को कहते हैं ऑर्गेनाइज। अब देखिए अनऑर्गेनाइज कैसे कहते हैं? मैं मान लीजिए डिसिप्लिन के साथ ना चलूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, बीच में मैं रिसर्च स्टार्ट कर दूँ, सब कुछ खिचड़ी यहाँ पे पक जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वो होता है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। सो देखिए टीचर्स हु आर स्किल्ड एट कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड appropriate discipline technique
क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए जो टीचर्स हैं जिनके पास स्किल है कौन सा, कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन किनके साथ करना है, स्टूडेंट के साथ। अब जैसे मैं आपको देखिए कम्युनिकेट आपके साथ में कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे सीरियसली सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसे ही क्लास में जब देखिए जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके पास स्किल होता है कम्युनिकेशन का, कि ताकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बच्चे ध्यान से सुने, है ना, वो चीज़। और क्लास को मैनेज कैसे करना है उसे कहते हैं क्लास मैनेजमेंट, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो टीचर यूज़ करते हैं क्लासरूम के अंदर, जिससे क्या है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आता है। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जब टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट उसे ध्यान से सुनते हैं, टीचर का पढ़ाया हुआ यानी कि अध्यापक का पढ़ाया हुआ सारा ही टॉपिक बच्चों के समझ में आ जाना। अब देखिए इस वीडियो के बाद आपको अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो ये क्या है, ये पॉजिटिव लर्निंग होगी। अगर मान लीजिए जो आपको मैंने पढ़ाया, जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो वो क्या होगी, नेगेटिव लर्निंग, ठीक है। जब टीचर क्लास में देखिए कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ, अच्छा क्लासरूम मैनेज करते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, डिफरेंट तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सो देखिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टीचिंग इज कंसर्टेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए फिर वही लाइन है, ठीक है, अफेक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब देखिए ये इफेक्टिव इंट्रैक्शन किन के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब देखिए क्लास में दो चीज़ों को होना ज़रूरी है, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का। टीचर होगा एक, स्टूडेंट होंगे ज़्यादा, है ना। अब देखिए इफेक्टिव इंट्रैक्शन होगा। इफेक्टिव इंट्रैक्शन मतलब जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, मान लीजिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो टीचर क्या करते हैं, कोई नई टेक्निक ढूंढते हैं कि ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। तो टीचर को जब पढ़ाना होता है तो वो इतनी आसानी से पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चों को समझ में आए। अब देखिए मैंने आपको ये 3-4 लाइनें पढ़ाई हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको अपनी तरफ से कई कुछ ऐड करके बताया है कि ताकि आपको समझ में आए। तो इससे क्या है, ये इफेक्टिव इंट्रैक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जब आप देखिए कॉलेज या स्टूडेंट में पढ़े, कॉलेज या स्कूल में जब भी आप पढ़े हैं, तो पढ़ते पढ़ते देखिए सारे टीचर आपके फेवरेट नहीं होंगे, कुछ टीचर आपके कह दो आपके फेवरेट होते हैं। वो क्यों, क्योंकि उनका जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। ऑलराइट, सो आपको पता चला कि टीचिंग क्या होती है। जब टीचर अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं क्लासरूम के अंदर, डिसिप्लिन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट होता है बच्चों का, तो उसे बोलते हैं टीचिंग, ठीक है। यानी कि बच्चों को पढ़ाया समझ में आना और साथ में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करना टीचर का टीचिंग के द्वारा। साथ में देखिए अब देखिए एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड इज नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। अब देखिए एप्टीट्यूड किसे कहते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट थे, है ना। 100 स्टूडेंट देखिए सभी तो टीचर नहीं बनेंगे, लेकिन उनमें से 5 या 10% टीचर बनेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, एप्टीट्यूड है, यानी कि बस एबिलिटी है कुछ करने की। अब देखिए सारे टीचर नहीं बनते, है ना, कुछ टीचर बनते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, एप्टीट्यूड होता है, उनके पास क्या है, एबिलिटी होती है कुछ करने की टीचिंग लाइन में। कईयों को टीचिंग लाइन पसंद नहीं है ना, इसलिए। सो एप्टीट्यूड क्या है कि जब हमारे पास कुछ करने की क्षमता होती है। सो इसके देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इट इज़ सिम्टोमेटिक और सजेस्टिव ऑफ वन एबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर वर्क और जॉब। अब देखिए किसी के पास इस जॉब को, इनकी टीचिंग के जॉब को करने की क्या है, एबिलिटी है। जो आपको मैंने अभी बताया ना कि सारे टीचर नहीं बन सकते, है ना, सारे टीचर नहीं बन सकते, जो एबिलिटी रखते हैं वही टीचर बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ए प्रेजेंट कंडीशन विद ए फ्यूचर रेफरेंस टू पर्सन पोटेंशियली एबिलिटी टू डू समथिंग। अब देखिए प्रेजेंट कंडीशन है, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, तो उससे क्या है, विद ए फ्यूचर रेफरेंस टू अ पर्सन, है ना। जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, फ्यूचर में रेफरेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हाँ ये बड़े होके टीचर बनेगा, आगे जाके टीचर बनेगा। जब देखिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, जब कर चुके हैं तो आपने सोचा होगा कि आप टीचर बनेंगे। अगर आपके पास क्षमता है, एबिलिटी है यूजीसी नेट क्रैक करने की, क्रैक करके आप जरूर जो है वो टीचर बन जाएंगे, है ना, वो चीज़। सो एटीट्यूड
embrace any characteristics which predisposes learning including intelligence, achievements, personality, इंटरेस्ट एंड स्पेशल स्किल। अब देखिए एटीट्यूड जो होता है, ठीक है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इंटेलिजेंस, टीचर के अंदर क्या है, इंटेलिजेंस होना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए और स्पेशल स्किल होने चाहिए। स्पेशल स्किल का मतलब क्या है कि जब टीचर क्लास में बुक्स के अलावा अपनी नॉलेज को भी ऐड करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं स्पेशल स्किल। मान लीजिए कि आपको जो चीज़ टफ लग रही है वो कौन सही करेगा, वो टीचर सही करेगा। मान लीजिए टीचर से भी सही ना हो तो उसका फ़ायदा क्या। अब देखिए आप पेपर वन की बहुत सारी बुक्स देखेंगे, उसमें बहुत टफ लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे हिंदी है ना। तो हमारे जो नोट्स हैं हमने इस हिसाब से बनाए हैं कि ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो ये क्या है, ये स्पेशल स्किल है कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। अगर मान लीजिए आपके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब आ जाए और इतनी ज़्यादा टफ आ जाए तो आप उसे कैसे कर पाएंगे, है ना वो चीज़। तो टीचर के अंदर क्या है, इंटेलिजेंस भी होना चाहिए और अचीवमेंट होनी चाहिए, पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए वो चीज़ पढ़ाने के लिए। अगर हिस्ट्री का टीचर है तो हिस्ट्री उसे अच्छी तरह से उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाए। और स्पेशल स्किल जो आपको मैंने बताई दी अभी। सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ द नेचुरल एबिलिटी टू टीच। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब देखिए क्या है कि जो टीचर एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए नेचुरल एबिलिटी, यानी कि टीचिंग जो एप्टीट्यूड होता है वो नेचुरल एबिलिटी है पढ़ाने के लिए, जिससे क्या है स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो। यानी कि स्टूडेंट अपनी जब बात रखे टीचर को, जब बताएं कि उसे कोई समझ में नहीं आया तो वो उसे अच्छे से बता पाए। कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर जो ऐसे होते हैं कि बच्चे उनके पास जाने से डरते हैं, है ना। उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना कि ताकि वो पॉजिटिव और कंट्रोल हो, कि ताकि बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो साफ साफ कह दे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, और टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को वो सारी चीज़ें अच्छे से समझाएं। ऑलराइट, सो देखिए मैंने आपको ये 2 पैराग्राफ पढ़ाने के लिए आपको मैंने कितने एग्जाम्पल दिए है ना, कि ताकि आपके समझ में आए। तो ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। सो देखिए नेक्स्ट है टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, ठीक है। नेचर ऑफ टीचिंग नेक्स्ट है, तो ये है डायनामिक एंड सोशल। अब देखिए ये डायनामिक सोशल है, यानी कि ये क्या है, ये सामाजिक भी है और ये गतिशील भी है ना। डायनामिक भी है और ये सोशल भी है, यानी कि ये लगातार चलने वाला है। टीचिंग देखिए कब से स्टार्ट हुई है ना। आज के समय में भी टीचिंग हो रही है, पहले समय से भी स्टार्ट हुई थी, है ना। तो टीचिंग देखिए कब से स्टार्ट हो चुकी है, तो ये डायनामिक है, चलती रहेगी। इसके जो है वो फेजेस बदलते रहेंगे। जैसे देखिए पहले चॉक एंड टॉक था, चॉक पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर वाइट बोर्ड आया, अभी आजकल क्या है ऑनलाइन सिस्टम आ गया। तो ये क्या है, डायनामिक हो गया ना टीचिंग। पहले क्लास में जाना पड़ता था, अब क्या है आप घर बैठे भी देख सकते हैं, तो ये डायनामिक हो गया। बोथ आर्ट एंड साइंस, अब देखिए ये विज्ञान भी है, कला भी है, इनकी आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट क्या है, साइंस क्या है। अब देखिए साइंस वो होती है जो प्रयोग सिद्ध हो, यानी कि जिससे साइंस किसे कहते हैं हम, देखिए साइंस वो होती है जिस चीज़ का हमारे पास प्रूफ हो, ठीक है। ये प्रूफ भी है, ये साइंस भी है और ये आर्ट भी है। आर्ट क्या है, बुक के अंदर जो चीज़ लिखी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा टफ चीज़ लिखी है ना, तो टीचर क्या करते हैं अपनी आर्ट से, अपनी कला से उसे आसान बना देते हैं, है ना। यानी कि मुश्किल चीज़ को आसान बनाना, ये आर्ट हो गया ना टीचर का, है ना। वो चीज़, ये आर्ट भी हो गया और ये साइंस भी साथ में हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब देखिए यहाँ पे है टीचिंग इज़ ए मॉरल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, मॉरल एक्टिविटी है ना। मॉरल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना, है ना। मान लीजिए टीचर जब भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो पॉजिटिव पढ़ाते हैं, है ना। तो चाहे देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे पॉलिटिकल साइंस के कोई टीचर है ना, अगर आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की चाहे गलतियां हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपको कभी भी उनके खिलाफ नहीं करेंगे, है ना। वो चीज़ टीचिंग इज़ ए मॉरल एक्टिविटी है। जैसे मैं मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हमने, इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, हमें जॉब नहीं लगी। टीचर का ये मतलब थोड़ी है कि वो आपको कह दे कि हाँ इसकी जॉब लग ही नहीं सकती, ये कुछ होता ही नहीं है ना। उनका काम क्या है, आपको इनकरेज करना, आपको ये बताना कि आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए ताकि आपके पास एक सर्टिफिकेट आए, आप कभी भी टीचर बन सकते हैं, है ना। उसको क्या है पॉजिटिव वे में पढ़ाना,
वो चीज़। तो नेचर ऑफ टीचिंग ये हो गई। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचिंग, ठीक है। अब देखिए टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए ये प्रोफेशनल एक्टिविटी, अब देखिए क्या है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। यानी कि देखिए प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी नहीं पढ़ा सकता, चाहे जैसे स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं ना प्रोफेशनल। जैसे हिस्ट्री का टीचर हो गया प्रोफेशनल, उनका काम है हिस्ट्री पढ़ाना। मैथ्स के टीचर हैं, पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, उनका काम है अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना। तो वो क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है। यानी कि हिस्ट्री के टीचर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उनको हिस्ट्री की ढेर सारी नॉलेज होगी, है ना वो चीज़। तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो टीचर का काम है टीचिंग देना, है ना। अब एक बिजनेसमैन जो है वो टीचिंग नहीं दे सकता, वो चीज़ इनका जो है वो एक्टिविटी अलग होगी। अब देखिए ए स्पेशलाइज्ड टास्क, ये टास्क भी स्पेशलाइज्ड है। वही देखिए इसको मैं कह देता हूँ, ये स्पेशलाइज्ड टास्क है। यानी कि स्पेशल इनके लिए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है इनके लिए स्पेशल है। जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए होता है ना, ये हिस्ट्री के टीचर हैं, इनके टीचर हैं, उनके टीचर हैं, वो चीज़ है ना। ये स्पेशलाइज टास्क है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे वो आगे जाके सारे टीचर नहीं बन सकते। इनके लिए क्या है कि स्पेशल स्किल होना चाहिए। तो जिनके अंदर एबिलिटी है, यानी कि टीचर वही बनेगा जिसके अंदर एबिलिटी है। तो ये टास्क भी देखिए स्पेशल हो गया ना। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इसका, ये मेरे लिए स्पेशलाइज्ड टास्क है। लेकिन यही अगर कोई आपको और पढ़ाए, है ना, हो सकता है मुझसे बेहतर पढ़ाए, हो सकता है बेकार भी पढ़ाए, हो सकता है कोई पढ़ा ही ना पाए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वो चीज़ है जो एक टीचर ही कर सकता है। नेक्स्ट देखिए है इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। यानी कि देखिए स्टूडेंट को इनकरेज करना कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ठीक है, स्टूडेंट को इनकरेज करना। जैसे मान लीजिए कि आपने जो चीज़ पढ़ी है ना, तो आपको इनकरेज करना। इनकरेज कैसे करना, जैसे मान लीजिए कि आपने यूजी नेट की तैयारी करनी है ना। मैं आपको बताऊंगा, टीचर आपको बताएंगे कि देखिए पिछली बार इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो आप भी मेहनत करेंगे आप भी हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि हमने हर बार यूजी नेट का एग्ज़ाम दिया, हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया, है ना। तो वो क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या है, आपको इनकरेज किया जाएगा कि ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करिए, और ज़्यादा पढ़िए, कि ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। इसके लिए इनकरेज करना। एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, टीचर और स्टूडेंट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इंटरेक्टिव प्रोसेस हो गया ना कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है कि मेरा, यानी कि किसी टीचर का स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ जो प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस तब होता है जब टीचर बच्चों को जो समझा रहा है वो बच्चों के दिमाग में फिट बैठ जाए, बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है, कोई डाउट ना हो, वो हो गया इंटरेक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है प्रोवाइड फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा आपको बताता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है। क्लास में जब भी आप जो चीज़ पढ़ते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो पढ़ते हैं, टीचर आपको वो समझा देते हैं, वो हो गया फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि जो हमारा सिलेबस है हमने वो कवर कर लिया। लेकिन उसके साथ क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है कि जो टीचर है वो बच्चों को सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ साथ आपको जो हमारी सोसाइटी है उसमें रहने के तौर तरीके भी बताए कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी कि सब्जेक्ट से हटके भी आपको कुछ जानकारी देना जो आपके काम आए। सो देखिए नेक्स्ट है टीचिंग इज ए टूल टू हेल्प स्टूडेंट टू एडजस्ट हिम सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। देखिए जो टीचिंग जो है वो एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट की हेल्प करता है कि ताकि हम हमारे समाज में और हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें हम फिट बैठ सकें, ठीक है वो। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यानी कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। देखिए स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसे शेप देना, ठीक है, कंडक्ट को यानी कि जो आचरण है उसको भी शेप देना। शेप देने का मतलब क्या है, देखिए जब स्टूडेंट जो बहुत चीज़ से डरते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मैथ से डरते हैं कि हमें मैथ करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उनको क्या है नेगेटिव बिहेवियर उनका होता है कि हमें ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। दूसरी बात, वो बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो उनको शेप देना
शेप का मतलब क्या है कि जिन बच्चों को डाउट हो चीज़ में उनको दूर करना, उसे पॉजिटिव वे में लेके आना, है ना। मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स को इतना आसान बना दो कि ताकि स्टूडेंट जो उसका नेगेटिव बिहेवियर था वो पॉजिटिव में बदल जाए। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट है उनका ऐसा टेस्ट लेना कि ताकि उनको पता चल जाए वो किस पानी में है ना, वो चीज़। तो उनका जो बिहेवियर उनको शेप देना कि ताकि अगर वो डीमोटिवेट है तो उसे मोटिवेट करना। नेक्स्ट देखिए, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए उनकी जो लर्निंग स्किल है उनको इम्प्रूव करना है स्टूडेंट्स की। अब देखिए स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं, जो उनका लर्निंग स्किल है उसे इम्प्रूव करना। मान लीजिए कि जो बच्चे चीज को पढ़ते हैं उनकी गलतियां देखना कि गलतियां कहाँ पे है ना, तो उसे इम्प्रूव कर देना। नेक्स्ट देखिए, डेवलप प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, डेवलप प्रैक्टिकल स्किल। अब देखिए उनके अंदर क्या है, प्रैक्टिकल स्किल जो डेवलप करना, यानी कि देखिए जो हम चीज़ पढ़ते हैं उनका मतलब भी होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आगे जाके आपके यही काम में आएगा। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल स्किल हो गया। यानी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उनको ये समझाना कि ताकि यही चीज़ उनके जाके आगे समझ में आएगी। जैसे देखिए हम साइंस के लेबोरेटरी में जाते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं तो उसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, तो वह प्रैक्टिकल स्किल हो गया वो चीज़। टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। अब देखिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या है, एक एफिशिएंट मेंबर, यानी कि जो हमारा सोशल, यानी कि जो हमारा समाज है, जो हमारा सोशल एक्टिविटी है उसके अंदर क्या है, हमें एक एफिशिएंट मेंबर बनाना, है ना, कि सभ्य समाज के लिए सभ्य व्यक्ति को देना, हिंदी में जैसे कहते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमें क्या है, जो टीचर है जो सिखाते हैं कि ताकि हम अपनी सोसाइटी में फिट बैठ जाएं और ऐसे फिट बैठें कि हम एक एफिशिएंट मेंबर बन जाएं हमारी सोसाइटी के लिए, है ना। अब देखिए हमारे जितने भी जो नेता है ना, जो पॉलिटिशियन हो गए, जो आईएएस हो गए, जो आईएफएस हो गए, आईएएस हो गए, पुलिस हो गई, जितने भी जो टीचर्स वगैरह हो गए या जितने भी सरकारी जॉब पे हो गए, ये कैसे बने, अगर टीचर ने इनको पढ़ाया तो ही बने ना ये, है ना। बिना टीचर के पढ़ाए तो ये बनेंगे कैसे, वही चीज़ आ गई ना, वो चीज़। नेक्स्ट देखिए, अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब देखिए अदर ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको मैंने ऊपर पढ़ा दिए। अदर कौन से, देखिए डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि टीचिंग का देखिए ऑब्जेक्टिव मेन और क्या होता है, नॉलेज को डेवलप करना। यानी कि देखिए जो बच्चों के पास नॉलेज है, जिस चीज़ की पहले नॉलेज है उसको और ज़्यादा नॉलेज देना कि ताकि बच्चों को वो चीज़ समझ में और ज़्यादा अच्छे से आ जाए। पहले चीज़ की छोटी नॉलेज थी लेकिन बाद में उसको ज़्यादा नॉलेज और हुई उसी टॉपिक के बारे में। दूसरी बात क्या है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कि टीचर ने कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाई है, उनको समझ भी तो आनी चाहिए ना, अंडरस्टैंड करना कि ताकि जो टीचर बच्चों को जो ये पढ़ा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो नॉलेज तो आपको मिल रही है, क्या आप उसे समझ में रहे कि नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। नेक्स्ट देखिए, क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टडी। देखिए जो बच्चे कहते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, है ना, जो भी कुछ बनेंगे, टीचर बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, अगर देखिए उनमें इंटरेस्ट होगा पढ़ने के लिए तभी बनेंगे ना। अगर मान लीजिए आपके पास इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, है ना, तो भी आप टीचर बनेंगे ना आगे जाके। मान लीजिए अगर आपके पास इंटरेस्ट ही ना पढ़ने के लिए, बनेंगे आप टीचर, तो आप खुद क्या पढ़ेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, है ना, वो चीज़। तो इंटरेस्ट बढ़ाना टॉपिक के अंदर, स्टडी के अंदर, कि ताकि जैसे मान लीजिए आपको आईएएस बनना है किसी को, उनके अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाता है कि ताकि वो दिन रात पढ़ते रहे और अपने मंजिल को पाले। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आपको बहुत खूब पढ़ना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट पैदा करना आपके अंदर कि ताकि आप अच्छे से समझ में आए और आप आके जाके टीचर बन जाए। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। अब देखिए एटीट्यूड को डेवलप करना, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। पॉजिटिव वे का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके अंदर सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचें हाँ मेरे को सब कुछ आता है, बाकियों को कुछ नहीं आता, बाकी सब बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है ना। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना कि ताकि जो आपको चीज़ आती है आप उसका सही समय पे सही इस्तेमाल करें, है ना। नेगेटिव नहीं लेके आना कि ताकि आप ये ना समझें कि हाँ मेरे आगे कोई कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना।
सो रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग, अब देखिए टीचर का जो रोल है टीचिंग में क्या है, गुड टीचर क्वालिटी। अब देखिए जो टीचर है उनका रोल टीचिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए टीचर में क्या है, गुड टीचर क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जो टीचर है उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, कि ताकि वो बच्चों को सही से पढ़ा सके। कोऑपरेटिव टीचिंग, यानी कि देखिए कोऑपरेटिव क्या है, किनके साथ कोऑपरेट करना, टीचर का अपने स्टाफ के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। मान लीजिए कि अगर टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा देते हैं, बच्चों को कोई समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरह से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आए चाहे ना आए, है ना, तो उसका फ़ायदा क्या पढ़ाने का, है ना। कोऑपरेटिव होना चाहिए कि ताकि अगर बच्चों को टॉपिक समझ में ना आए, कुछ मुश्किल लगे, तो वो बच्चों को आसान करके पढ़ाए, वो होती है कोऑपरेटिव टीचिंग। माइक्रो टीचिंग देखिए क्या है, माइक्रो टीचिंग होती है जैसे हम कह देते हैं कि जैसे बिल्कुल माइक्रो टीचिंग में देखिए 1 या 2 टीचर होते हैं जिनका लेंथ भी लेक्चर का छोटा ही होता है, ज़्यादा लंबा इसका जो लेंथ नहीं होता, ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग बहुत छोटी होती है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में देखिए जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है ना, टीचर की जो ट्रेनिंग होती है, जो फैकल्टी की डेवलपमेंट टेक्निक होती है, उसके अंदर देखिए टीचर्स को रिव्यू, यानी कि जब मान लीजिए, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए मान लीजिए कि माइक्रो टीचिंग के अंदर इनको शॉर्ट लेसन जब दिया जाता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है वहाँ पे, उसके साथ फिर बाद में उनको दिखाया जाता है कि ताकि उन्होंने क्लास में पढ़ाया गया, उनके अंदर जो भी इंप्रूवमेंट करनी होती है बाद में वो कर लेते हैं। देखिए माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है कि ताकि टीचर की टीचिंग की जांच की जा सके। इनके जो लेसन होते हैं वो कम होते हैं, जैसे 20 मिनट्स का अराउंड इनका लेसन होता है, ठीक है। तो ये टीचर को ट्रेनिंग देने की टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग। अब देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या है कि टीचर को टीचिंग देने की ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो ये होगी माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम करेंगे मैक्रो टीचिंग, ठीक है। मैक्रो टीचिंग यहाँ पे करेंगे। माइक्रो टीचिंग में आपको एक और बता दूँ, माइक्रो टीचिंग में कुछ स्टेप होते हैं, जैसे प्लान करना, फिर टीच करना, फिर फीडबैक देना। यानी कि जब टीचर क्लास में एंटर होने से पहले प्लान करता है कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, फिर पढ़ाते हैं, फिर उनका फीडबैक लिया जाता है, रिकॉर्डिंग करके उनको दिखाई जाती है। अगर कहीं पे दिक्कत होती है उसके बाद फिर क्या होता है कि वो रीप्लान करते हैं, रीटीच करते हैं और रीफीडबैक उनका होता है। नेक्स्ट देखिए मैक्रो टीचिंग है। मैक्रो टीचिंग का मतलब क्या है कि देखिए जो मैक्रो टीचिंग का मतलब होता है मैक्रोस, ये ग्रीक का शब्द है मैक्रोस, इसका अर्थ है लॉन्ग या लार्ज। तो देखिए मैक्रो टीचिंग में क्या होता है कि जो माइक्रो टीचिंग है उससे ये थोड़ी सी आगे होती है ना। टीचर को देखिए क्लास में क्या होता है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, तो वो नया कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं तो अपनी तरफ से कुछ स्किल को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में टीचर ने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई है, लेकिन उसके अंदर उनको अपनी स्किल भी ऐड करनी होती है कि ताकि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा सिखा सकें, है ना, कि ताकि बच्चों को वो कुछ एक्स्ट्रा सिखा सके। इसके अंदर देखिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है जो क्लास में बच्चों को भी दी जाती है टीचर के द्वारा। ये चीज़ें मैक्रो टीचिंग के अंदर आती है, लेकिन नए कॉन्सेप्ट इसमें क्या है ऐड करना, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्या है कि नए नए जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, स्किल ऐड किए जाते हैं कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे माइक्रो टीचिंग 20 मिनट का हो गया, ये उससे 10 मिनट ज़्यादा हो गया है ना, ये आधे घंटे का हो गया, इसे माना जाता है। तो नेक्स्ट है टीम टीचिंग। अब देखिए टीम टीचिंग में क्या है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं, जैसे 2 टीचर हो गए, 3 हो गए या 5 हो गए, इसमें ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि टीचर एक देखिए गोल सेट कर लेते हैं कि उनको क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस उनको कराना है बच्चों को क्या क्या चीज़ उनको पढ़ानी है। तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते हैं सेम ग्रुप के बच्चों को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती है टीचिंग के अंदर। क्वेश्चन आंसर टेक्निक का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद क्वेश्चन भी करके देखना कि ताकि जो उनको पढ़ाया गया है कि ताकि उनको वो सवाल का जवाब दे पा रहे कि नहीं है। मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, उनको उसने टॉपिक भी अच्छे से पढ़ाया, क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन बच्चे अच्छे से जवाब नहीं दे पाए, तो इससे क्या पता चलेगा कि टीचिंग अच्छी नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ गया तो वो आसानी से उसका जवाब दे देंगे। इसका मतलब क्या है, टीचिंग अच्छी है, ठीक है।
तो देखिए इनमें एक पर्पस भी होता है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है कि नॉलेज को टेस्ट करना, नॉलेज को अप्लाई करके देखना है ना, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है ना, वो चीज़ें वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, पार्कर देखिए एक बहुत बड़े जो इसके राइटर हुए हैं, तो उन्होंने देखिए कहा था कि क्वेश्चनिंग इज़ द की टू ऑल एजुकेटेड एक्टिविटी, यानी कि देखिए जो क्वेश्चनिंग है वो हर एजुकेटेड एक्टिविटी यानी कि पढ़ाई का कोई भी क्षेत्र है उसमें जो क्वेश्चनिंग है वो एक चाबी के समान है। तो क्वेश्चनिंग से आप जजमेंट कर सकते हैं कि कोई कितना पढ़ लिया है या कितना वो समझ गया है। ठीक है, क्वेश्चनिंग क्या है करनी ज़रूरी है। क्वेश्चनिंग से ही हम पता कर पाते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया है, जो बच्चों को चीज़ सिखाई है कि क्या वो सफल हुई है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, मैं आपको देखिए डिफरेंट एग्जांपल देखिए क्यों पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। बार बार टॉपिक को या बार बार चीज़ को रिपीट करना क्यों कि ताकि आपकी चीज़ समझ में आ जाए। फेजेस ऑफ टीचिंग में देखिए क्या है कि टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क टू मेक दिस जॉब इजी एंड सक्सेसफुल ए सिस्टमैटिक प्लानिंग इज नीडेड। अब देखिए टीचिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इस जॉब को इजी और सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या है, प्लानिंग करनी ज़रूरी है। अब देखिए जब टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाना है तो प्लानिंग करते हैं ना कि आज हमें ये चीज़ पढ़ानी है, तो वो प्रिपेयर करके आते हैं चीज़ को। बिना प्रिपेयर किए जाएंगे तो देखिए उनका पढ़ाया हुआ किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टीचर को खुद ही जानकारी नहीं होगी टॉपिक के बारे में, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। Teaching is to be considered in terms of various steps and the steps constituting the process are called phases of teaching। अब देखिए यही जो प्रोसेस है, ये जो वेरियस स्टेप्स हैं इसके अंदर टीचिंग के, उन्हें हम फेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3 स्टेप हैं फेजेस ऑफ टीचिंग के। पहला है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग यानी कि प्लानिंग स्टेज। प्री एक्टिव फेज में क्या है, प्लानिंग स्टेज, जब टीचर क्लास में जाने से पहले यानी कि क्लास में एंटर करने से पहले अपने जो लेसन है, जो टॉपिक है, उसे प्लान करते हैं। प्री एक्टिव फेज क्या होगा, अभी टीचर क्लास में गए नहीं हैं, क्लास में जाने से पहले, क्लास में एंटर करने से पहले जब अपने टॉपिक और लेसन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको पढ़ानी है, बच्चों को पढ़ानी है, वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरेक्टिव फेज आ गया। इंटरेक्टिव फेज मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए पहली स्टेज में उन्होंने प्लानिंग कर ली कि हमें ये पढ़ाना है, इस हिसाब से पढ़ाना है। अब देखिए इंटरेक्टिव फेज में वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि इवैल्यूएशन स्टेज। अब देखिए जो उन्होंने प्लानिंग की थी, फिर बाद में जो पढ़ाया, उसके बाद इवैल्यूएशन करके देखना कि क्या बच्चों को समझ में आया है या नहीं। अगर मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, वो अच्छे से प्लानिंग करके आए हैं, अच्छे से क्लास में पढ़ा दिया, तो उनका जो पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ गया, तो वैल्यूएशन हो गया पॉजिटिव। मान लीजिए कि उन्होंने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने आगे से कोई क्वेश्चन किए लेकिन टीचर को आए नहीं, वैल्यूएशन क्या हो गया नेगेटिव। यानी कि इनसे क्या है कि अच्छी प्लानिंग हुई नहीं। ठीक है, तो ये होती है पॉजिटिव और इसमें होती है नेगेटिव। लेकिन 3 प्लानिंग होते हैं इसके अंदर, एक होते हैं प्री एक्टिव फेज यानी कि प्लानिंग स्टेज, इंटरेक्टिव फेज यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, और पोस्ट एक्टिव यानी कि एवैल्यूएशन, यानी कि ये सबसे एंड वाला है। एवैल्यूएशन कौन करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं कि क्लास में टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आया है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट इन टीचिंग। अब देखिए टीचिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लासरूम के अंदर टीचर का होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि टीचर क्लास में हो ही ना, ओनली बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो क्लास तो अधूरी होगी ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए टीचर क्लास में होना ज़रूरी है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है लर्नर या स्टूडेंट्स। ठीक है, आप अभी लर्नर है, लर्नर और स्टूडेंट में फ़र्क क्या है, स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के या स्कूल के, लेकिन जैसे अभी आप फ्री होके पढ़ रहे हैं, है ना, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की,
तो आप हो गए लर्नर। लर्नर क्या होता है? हर एक चीज़ को पढ़ता है, वो होता है लर्नर। स्टूडेंट क्या होता है? जब कॉलेज स्कूल में बैठ के या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के सिर्फ वही चीज़ पढ़ता है जो उसके सिलेबस में है, वो होता है स्टूडेंट। लर्नर हर एक चीज़ पढ़ता है। तो देखिए, टीचिंग के अंदर स्टूडेंट का होना भी जरूरी है। मान लीजिए क्लास में टीचर ही है, बच्चे है ही नहीं है ना, तो सिखाएगा किसको? इसलिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब टीचर भी है, स्टूडेंट भी है ना, तो सब्जेक्ट है ही नहीं है, पढ़ाएं क्या? अब देखिए, जैसे मैं आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे ही आपके सामने बैठ जाऊँ आके, है ना, आप भी मेरे सामने बैठ जाओ, तो हम कुछ करें ना, तो उसका फ़ायदा क्या? तो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है कि कोई विषय हो। एनवायरनमेंट देखिए अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अब देखिए, टीचर क्लास में है, बच्चे क्लास में हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। यानी कि जब टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, वो समझने को, सुनने को तैयार ही नहीं है ना, तो वो चीज़। लेकिन यहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर से कोई चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, चाहे जनरेटर की चलने की आवाज़ है, चाहे कुछ आवाज़ है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए एनवायरनमेंट का भी ठीक होना ज़रूरी है, शांत होना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए पंखा ही ना हो, गर्मी इतनी ज़्यादा हो, गर्मी में आप कैसे पढ़ पाएंगे? दूसरी बात, आपको देखिए बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ पढ़ा रहे टीचर क्लास में, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम से फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो लेक्चर तो बंद हो गया। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अच्छा होना चाहिए, है ना, वो चीज़। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, देखिए टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, है ना, कि ताकि टीचर का जो समझाया हुआ बच्चों को समझ में आए, और टीचर के सामने अपनी बात रखते हुए जो स्टूडेंट डरे ना। डिसिप्लिन के अंदर हो, ऐसा नहीं कि बच्चे को टीचर क्लास में पढ़ा रहे तो बच्चे हंस रहे हैं आगे से, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, सीरियस होकर पढ़ना, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन। सो देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए टीचिंग का लेवल ऑफ टीचिंग, देखिए यहाँ पे 3 लेवल है। मेमोरी लेवल जिसे कहते हैं थॉटलेस टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे कहते हैं थॉटफुल टीचिंग, और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि अपर थॉटफुल लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया। अब देखिए ये क्या है? ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग सबसे पहले देखिए किसने दिया था? ये दिया था जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बताइए कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो किसने दिया है? वो दिया है हर्बर्ट ने। ठीक है, तो ये सबसे लोएस्ट लेवल है टीचिंग का। इसमें देखिए थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है थॉटलेस है, इसमें सिर्फ बच्चों को रटवाया जाता है। ठीक है, ये ऑरल एग्जामिनेशन है एंड रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें क्या है? बच्चों को सिर्फ नॉलेज दी जाती है, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, उनको ABCD सिखा दिया या कुछ चीज़ें बता दी, है ना, ज़्यादा उसको नहीं समझाया, बस चीज़ बता दी, है ना, वो चीज़। अब देखिए बताया कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम ये है, उनको ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है ना, सिर्फ बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ये हैं और राष्ट्रपति ये है, टीचर ये है, स्टूडेंट ये है, सब कुछ उनको एक सिंपल लेवल पे बताया कि ताकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। ABCD सिखा दी, सेंटेंस बनाने नहीं सिखाया आगे जाके कि कहाँ पे यूज़ हो, है ना, सिंपल सिखाया। तो ये टीचर सेंटर्ड है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ये दिया है मॉरिसन ने। ठीक है, इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक स्टेप आगे है, किससे? मेमोरी लेवल से। यहाँ पे बच्चों को अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं। एट दिस लेवल लर्नर गेट टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनको साथ में समझाया जाता है कि ये चीज़ है क्या। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वो क्यों है, क्या है, सब कुछ उनको यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये दिया है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, ये दिया है हंट ने। इसमें क्या है? ऐसे टाइप क्वेश्चन है। देखिए पहले में क्या था? सिर्फ ऑरल या रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए ना। अब देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गए जो आपको चीज़ समझाई है वो आपने कितने अच्छे से की है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है? आपने चीज़ पढ़ भी ली, है ना, जैसे छोटे बच्चे हैं, मेमोरी लेवल पे छोटा था,
और अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उनको समझ में आया, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे बड़ा लेवल है जो आपने पढ़ी है, समझी है, तो क्या सही है क्या गलत है वो आपको तय करना है ना वो चीज़। अब देखिए क्लास में जब आपको टीचर कोई चीज़ समझाते हैं, है ना, मान लीजिए यहाँ पे कह देते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, आप कहेंगे ना ये तो मैंने 5वीं में पढ़ा था, ये तो मैंने 6ठी में पढ़ा था, ऐसा तो है ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपने वो पहले सीखी थी, फिर अभी आपने समझी है, ठीक है। तो ये हंट ने दिया है सबसे ऊंचा लेवल है, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं वैल्यूएशन के लिए, इसमें आप अपने तर्क भी जोड़ देते हैं साथ में। इट आल्सो मीनिंग थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, इसमें देखिए जब आप टीचर को बहुत ज़्यादा गहराई से समझते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा गहराई से, एक बुक में नहीं आया दूसरी बुक उठा ली, है ना वो चीज़। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, यानी कि जो टॉपिक आपको समझ में ना आए आप उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक आपको वो समझ में नहीं आ जाता, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड किसी भी बुक में हो सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आपको एवेल्यूशन करनी है अपनी रिफ्लेक्टिव लेवल के द्वारा, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होती है, इसमें स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। इट आल्सो लीड्स टू डेवलप ऑफ क्रिएटिव स्किल, इसमें देखिए क्रिएटिव स्किल है, यानी कि इसमें आप कुछ नया क्या ऐड कर सकते हैं, आपको लगता है कि क्या इसमें ये भी होना चाहिए, वो चीज़ होती है। तो मेमोरी लेवल में क्या है, हम बिल्कुल छोटा सा सीखते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हम चीज़ को समझते हैं उसी टॉपिक को। रिफ्लेक्टिव में जब हम सही गलत का ज्ञान करते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन देखते हैं और अपने नए स्किल को साथ में, क्रिएटिव स्किल को साथ में जोड़ते हैं, वो चीज़, ठीक है। ये हो गया लेवल ऑफ टीचिंग। ये हम देखिए बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है कि जब पढ़ते हुए, यानी कि जब स्टूडेंट जो लर्नर है वो पढ़ते हुए उनको जो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है वो आती है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन उनमें से कोई नॉर्मल नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे से अच्छे से समझ नहीं सकते, कुछ बच्चे से बोल नहीं सकते, है ना, कुछ सुन नहीं सकते, वो चीज़ होती है उनमें डिसेबिलिटी, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसऑर्डर आर अम्ब्रेला टर्म फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स। ए लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम विद इंटेलिजेंस और मोटिवेशन एंड किड्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट लेजी और डम। देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो लेजी डम नहीं होते, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है मोटिवेशन की। तो हमारी सोसाइटी में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, लर्नर रहते हैं, लेकिन सब में लर्निंग की प्रॉब्लम है ना, कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो भी चीज़ें आती हैं, है ना। होता है ना कई बार क्या होता है कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको चीज़ समझ में ना आए, टीचर उनको मारने लग जाते हैं, उनको चीज़ समझाते नहीं है ना, तो उनकी प्रॉब्लम समझते नहीं है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, है ना, तो वहाँ पे क्या था, उस स्टूडेंट को देखिए कोई समझ नहीं पाया, लेकिन जब फिल्म का हीरो आता है उनको जो चीज़ समझ में आती है कि बच्चा स्पेलिंग में मिस्टेक करता है, बाकी चीज़ सारी सही करता है, वो उनके स्पेलिंग सही करते हैं तो बच्चा सीख जाता है, तो उसकी डिसेबिलिटी को वो सही कर देते हैं, है ना। तो वो डिसेबिलिटी थी उसकी, जो उसकी डिसेबिलिटी थी वही वाली इसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए पहली डिसेबिलिटी क्या है, डिसलेक्सिया। अब देखिए सारी चीज़ जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट में, ये मैं ऑलरेडी पूरी डिटेल में कवर कर चुका हूँ। मेरी जो पहले की वीडियो पड़ी हुई इसमें आपको मैराथन वीडियो मिलेगी, एक वीडियो 10-10 घंटे की है, तो 10 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है एग्जाम के लिए तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, देखिए डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग, यानी कि पढ़ने में दिक्कत आना, पढ़ने में डिफ़िकल्टी आना, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है कि रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, जब बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती, जब भाषा संबंधित होता है ना, कई बार बच्चे जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो कुछ भी हो, है ना, वो चीज़ जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, वो चीज़ जब उनको वर्ड समझ में ना आए, पैराग्राफ समझ में ना आए, वो चीज़, ठीक है। इनके सिम्टम क्या है कि जब बच्चे जो लेटर है वर्ड को जो जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, वर्ड को समझ नहीं पाते, है ना, तो सिंपल रीडिंग भी करनी हो, फ्लू नहीं बन पाता उनका, वो चीज़। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया देखिए डिस का मतलब डिफिकल्टी है, प्रैक्सिया मतलब टू डू, यानी कि जब बच्चों को कुछ करने के लिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चों का जो पोस्चर है वो सही से बन नहीं पाता, वो जल्दी थक जाते हैं, उनका जो हाथ है
और आई है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, है ना। तो जो उनका लैंग्वेज है, जो उनकी स्पीच है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इसके अंदर। उनका जो बोलने में भी दिक्कत है ना, समझने में भी दिक्कत है, और उनका जो हाथ है और आई है, उनका कोऑर्डिनेशन साथ में क्या है, नहीं बन पाता, ठीक है। वो डिसप्रैक्सिया के अंदर आते हैं, यानी कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर पाते हमें करना क्या है ना, वो कुछ भी प्लान नहीं कर पाते कि करना क्या है, वो चीज़ वो आती है डिसप्रैक्सिया के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, इनकी डिफ़िकल्टी किसमें, राइटिंग में, जब बच्चों को लिखने में दिक्कत है। देखिए जब बच्चे पेन या पेंसिल को पकड़ते हैं वो सही से नहीं पकड़ पाते, वो किसी और तरीके से पकड़ते हैं है ना, जब वो लिख नहीं पाते तो वो डिस्प्रैक्सिया, इनकी लिखने में दिक्कत होना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब लिखने में दिक्कत हो तो कौन सी बीमारी होती है, डिस्ग्राफिया। इसके सिम्टम्स देखिए क्या है, स्पेलिंग अच्छे से नहीं करना, है ना, उसमें राइटिंग अच्छी ना होना, है ना, वो चीज़। नेक्स्ट है एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑर्डर, यानी कि देखिए नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, यानी कि जब बच्चों को काउंट करने में दिक्कत आती है काउंट करने में दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए कि 5 और 5 10 होते हैं और 5 गुना 5 क्या होते हैं 25, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये होती है डिसकैलकुलिया, जब उनको क्या है गणना में, यानी कि काउंटिंग करने में दिक्कत आए, ठीक है, वो चीज़। ऐसा नहीं है जैसे आजकल होता है ना कि जैसे आप हिंदी में गिनते कहते हैं 1 2 3 4 5 6, इंग्लिश में कहते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में गिनती ना आए तो ऐसा नहीं है कि आपको डिसकैलकुलिया है, ठीक है, वो अलग मैटर है। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या है कि जब बच्चे काउंट ही नहीं कर पाते कि 2 और 2 कितने होते हैं, है ना, तो जो उनकी सेंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, मेंटल जो अर्थमेटिक स्किल है बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते सिंपल चीज़ को, ठीक है, 2 और 2 उनको पता ही नहीं कितने होते हैं, वो चीज़। नेक्स्ट है एपीडी, यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो एपीडी में क्या है कि देखिए जब बच्चों को हेयरिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो उनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, देखिए 5% के आसपास बच्चों को होती है जब वो स्कूल जाते हैं ना, सिर्फ 5% के आसपास बच्चों को होती है, और अमूमन जो देखिए 5 या 10 साल के स्टूडेंट के बीच में ही, बच्चों के बीच में ही पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, जब वो अंडरस्टैंड, यानी कि जब उनको डिफ़िकल्टी आती है स्पीच, यानी कि बोलने में और सुनने में, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ उनको सुनाई दे रही है वो समझ नहीं पा रहे, वो क्या उनको सुनाई दे रहा है, ठीक है। क्लास में देखिए जब बच्चे होमवर्क करते हैं या कुछ भी है, उनको वो पता नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखिए वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम से कोई साउंड सुनाई दी तो वे एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, उनको सब कुछ भूल जाता है एकदम से, वो क्या है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है एफेसिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्पीच, जब बोलने में दिक्कत आती है ना, जब बच्चे हकला के बोलते हैं, कोई भाषा उनको बोलने में दिक्कत आती है, कुछ वर्ड बोलने में दिक्कत आती है उसके साथ देखिए कि वो कोई सेंटेंस बना नहीं पाते, कोई चीज़ समझ नहीं पाते, कोई किसी से ढंग से बात नहीं कर पाते, तो वो होती है एफेसिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्पीच, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट। अब देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर, ठीक है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बहुत तरह के हैं, जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एकेडमिक हैं, सोशल इमोशनल है और साथ में कोग्निटिव है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए क्या है, ऑफ्टन रिलेट टू डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर, मैचुरेशन, लैंग्वेज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, cultural background and specific needs of a learner group such as particular skills and disability for and or impairments to learning। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है देखिए उनका जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, देखिए पहली बात स्टूडेंट की एज मैटर करती है, उनका जेंडर मैच करता है। जैसे देखिए होता है ना कि लड़कियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता, अब क्या है पढ़ाया जाता है, क्योंकि लड़कियां देखिए सबसे आगे है ना, हर काम में आगे है। तो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, जिनकी कोई पंजाब से है, जैसे मैं पंजाब से हूँ, कोई बंगाल से है,
कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई बिहार से है ना। अब देखिए जो बिहार से होते हैं या जो यूपी से होते हैं, यहाँ पे क्या है कि हिंदी चलती है ज़्यादा। यूपी में ज़्यादातर क्या है, हिंदी चलती है ना। साउथ में क्या है, साउथ इंडिया में इंग्लिश ज़्यादा चलती है या उनकी अपनी लैंग्वेज चलती है, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, है ना, कन्नड़ हो गई, ये वगैरह। तो देखिए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जब हम चीज़ को पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी साउथ इंडिया से हिंदी में बात करेंगे वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, इंग्लिश में करेंगे वो समझ लेगा। लेकिन यूपी बिहार से या कोई भी कह लो, जिनको इंग्लिश या हिंदी समझ में नहीं आते, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि कोई यूपी से बिहार से कि इनकी इंग्लिश अच्छी ना हो, ऐसा नहीं है। कि जिनको हिंदी या इंग्लिश समझ में ना आए, है ना, इंग्लिश मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आती, वो हिंदी में बात करते हैं लेकिन उनके सामने इंग्लिश में बात करते रहो, उनको समझ नहीं आएगा। तो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, दूसरा बंदा उसी लैंग्वेज में आपसे बात करे, तो वो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिए यही वीडियो हमारा हिंदी मीडियम में भी आता है, लिखा भी हिंदी में है, समझाया भी हिंदी में। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार लिखा इंग्लिश में है, हम कैसे पढ़ेंगे बाद में, हमें लिखा भी हिंदी में चाहिए, समझाया भी हिंदी में चाहिए, है ना। वो चीज़ वो आती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर एजुकेशन एंड और लर्निंग रिलेटेड सच एज लर्निंग गोल्स, प्रायर नॉलेज, एजुकेशन टाइप एंड एजुकेशन लेवल। अब देखिए एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब भी आप चीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पहले हैं जिनको बहुत पहले नॉलेज है कि हाँ पेपर वन होता क्या है। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को के लिए आपको प्रायर नॉलेज होगी कि हाँ, है ना, तो एजुकेशन लेवल भी आपका अच्छा होगा, एजुकेशनल टाइप भी आपकी अच्छी होगी, है ना। यानी जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है और आपको उसकी प्रायर नॉलेज होती है, आपका लेवल अच्छा है समझने के लिए, तो आप जल्दी चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, वो आता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए है सोशल या इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए रिलेट टू द ग्रुप or to the individual with the respect to the group. Example of social emotional characteristics are group structure, place of the individual with a group, sociability, self image, ठीक है, मोड एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि आप जिस समाज से जुड़े हैं, है ना, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपकी सेल्फ इमेज क्या है। आप बनना चाहते हैं टीचर, आप बनना चाहते हैं पुलिस में, आप बनना चाहते हैं IAS IPS अफसर, है ना, तो आपकी सेल्फ इमेज क्या है वो भी इसमें मैटर करती है। अब आप देखिए UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे जाकर टीचर बनेंगे, है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अगर आप वही चीज़ करेंगे तो फाइनली आपको वो चांस मिल ही जाएगा, है ना। सेल्फ इमेज क्या है कि ये बंदा टीचर है, ये बंदा IAS अफसर है, तो उससे क्या है जो आपका सोशल जो आपका दायरा है वो काफ़ी अच्छा होगा, है ना। नेक्स्ट है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए रिलेट टू सच थिंग्स एज अटेंशन स्पैन, मेमोरी, मेंटल प्रोसीजर एंड इंटेलेक्चुअल स्किल विद विच डिटरमाइन हाउ द लर्नर परसीव, रिमेंबर थिंग्स, सॉल्व प्रॉब्लम, और साथ में एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन हर और हिज ब्रेन। अब देखिए कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कुछ बच्चे चीज़ को समझ ही नहीं पाते जितना मर्जी से समझा दो, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहली ही बार में चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, वो होता है कॉग्निटिव, यानी कि जो आपके दिमाग के अंदर है। यानी कि बहुत सारे बच्चे फास्ट होते हैं, बहुत बच्चे स्लो होते हैं, कुछ देर से समझते हैं, कुछ जल्दी समझ लेते हैं, तो वो होता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और साथ में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर। अब देखिए लर्नर्स के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे है। ठीक है, ये समझने वाली सारी बात है। देखिए इन द केस ऑफ लर्निंग वन साइज फिट्स ऑल इज नॉट ट्रू। अब देखिए लर्निंग के अंदर क्या है कि एक ही साइज सभी को फिट आ जाना ये सही नहीं है ना। अब देखिए अगर मैं आपको पढ़ाने बैठा हूँ, मैं ये समझो कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, मैं आपको सिंपल सा समझाऊँ और मैं लेक्चर बंद कर दूँ, उसका फ़ायदा क्या। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चाहे आप कितनी बार मर्जी देख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको मैं ऐसे समझाऊँ इस वीडियो के बाद आपको सारी नॉलेज हो जाए। ठीक है, वो होती है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे देर से सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो उनका प्रोसेस जो है वो किसी का स्लो है, किसी का फास्ट है। नॉट एवरीवन कैन लर्न इन द सेम मैनर। अब देखिए
सारे जो है बच्चे एक ही मैनर से नहीं सीख सकते। फॉर एग्जांपल, वाइल सम स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी विदाउट लाउड म्यूजिक, अदर नीड्स ए काम इन्वायरमेंट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है लाउड म्यूजिक के अंदर नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या है कि शांत वातावरण चाहिए। सम लर्नर्स कैन बी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन कोर्सेज बट अदर में प्रेफर टेक्स्ट बुक ओवर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज से कंफर्टेबल होते हैं, कोई कंफर्टेबल नहीं होते। कोई कहते हैं कि हमें आप ऑनलाइन PDF दे दीजिए, ऑनलाइन दे दीजिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि हमें बुक से ही पढ़ना है। दस देयर आर डिफरेंस अमंग लर्नर। ठीक है, सो देखिए इसमें और चीज़ें आती हैं जैसे इंटेलिजेंस वही, कुछ बच्चे फास्ट है कुछ स्लो है। एप्टीट्यूड, अब देखिए आप में एप्टीट्यूड है, योग्यता है कि आप कितना अच्छे से सीखते हैं। एज, आपकी एज मैटर करती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बड़े बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अभी अब जिस स्टेज में है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मोटिवेशन, आपको देखिए पॉजिटिव वे में आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए, है ना, डीमोटिवेट नहीं होना है। पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, दूसरों से बातचीत आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना वो चीज़। प्रायर नॉलेज, आपको देखिए अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है टॉपिक के बारे में आप उसे जल्दी से सीख लेंगे। लर्निंग स्टाइल क्या है, अब अगर आप इंग्लिश में सीखते हैं, हिंदी में सीखते हैं, जल्दी किस में सीखते हैं वो। एटीट्यूड देखिए वही है, ठीक है, पहले था एप्टीट्यूड फिर है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, आपको हर एक चीज़ सीखनी है, आपको क्या है कि ये नहीं कहना या सोचना कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, आपको हर एक चीज़ सीखनी है। एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है ना, पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप अच्छे से कर लेंगे। हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है मेंटली तौर पे भी फिजिकल तौर पे भी, तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का डे 1 का लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।